हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने राकेश दुबे जी से जाना कि उनके द्वारा जो गुड़ का जैविक उत्पाद तैयार किया जाता है और प्रोडक्शन किया जाता है। सर, जैसे आप जो जैविक उत्पाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों को जानकारी का अभाव है कि प्राकृतिक खेती स्टार्ट कैसे करें, और उसका मेन मुद्दा जो फसल है, चाहे वह गेहूं हो गया, चना हो गया, अदर फसल सोयाबीन हो गया, उसमें जीन्स को लेकर कहीं ना कहीं किसानों के बीच में भ्रमता है, सही जानकारियों का ना होना है। तो सर, थोड़ा बहुत जो जैविक स्टार्ट करना चाहते हैं उनको जीन्स से संबंधित जानकारी दें। मैं कहीं ना कहीं अपनी खेती को आज के आधुनिक विज्ञान से जोड़ता हूँ। हम, आप या कोई वनस्पति, इसके ऊपर प्रकृति ने एक कोडिंग की हुई है जिसको डीएनए की बात करते हैं। हमारा डीएनए निश्चित है कि जैसे मैं हूँ, मुझे 5.5 से 6 फीट का होना है। ये प्रकृति ने निश्चित किया हुआ है। इस पौधे को, ये सामने खमेर का पेड़ लगा है, इसको 40 फुट का होना, ये प्रकृति ने निश्चित किया हुआ। अगर मैं इससे ज्यादा बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं असंतुलन होगा, और उस बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसी गलत चीजों का उपयोग होगा। मान लीजिए मेरा वजन 80 किलो होना चाहिए, लेकिन मुझे सूमो पहलवान बनना है और 300 किलो का होना है, तो निश्चित तौर पर ऐसी चीजें हमें खाना पड़ेंगी और आप इंजेक्शन के मार्फत या किसी भी चीज़ों के मार्फत लेना पड़ेंगे जो मेरे वजन को बढ़ा दें। लेकिन मेरा शरीर इसके लिए तैयार नहीं है। 35 से 50 साल में सूमो पहलवान इसलिए मर जाते हैं। जी। हाँ, तो रिकॉर्ड बनाना अलग विषय है और प्राकृतिक होना अलग विषय है, वो इंसानी शरीर हो या वनस्पति हो। तो हम खेत की वनस्पति की बात कर रहे हैं। खेत की वनस्पति में निश्चित किया हुआ है कि एक चने के पौधे की, मान लीजिए 2 mm मोटी जड़ है, तो जिस दिन 2 mm मोटी जड़ है, मतलब निश्चित हो गया कि ये 40 घेंटी, जिसको हम पॉट बोलते हैं, इसके भरने की क्षमता है। 41वां फूल वो अपने आप गिरा देगा, क्योंकि पौधे को अपनी क्षमता पता है कि मेरी जड़ में इतनी ताकत है कि मैं 40 घेंटी को भर पाऊंगा। हमारे सरसों के खेतों में जाके देखिए, आप तुअर के खेतों में जाके देखिए, फूल की क्यारी बिछी हुई होगी, इतनी मोटी लेयर बिछी हुई होगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी औकात को पहचानता है कि मैं अपने कितने बच्चों को पाल सकता हूँ। तो जब ये बात आई तो हमारे यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बहुत काम हुआ, डीएनए पे बहुत काम हुआ। जब हमारे यहाँ प्रकृति ने हमें गेहूं दिया कि वो 5.5 फीट का होगा, उसके एक बाल के अंदर 20 से 28 दाने आएंगे। मैं सुजाता 306 के पहले के पुरातन गेहूं, क्योंकि मैं सारे पुरातन बीजों पे काम करता हूं। जैसे मेरे पास गेहूं है, बंसी, खपली, तिजारी, सोना मोती, ग्वाला, पैगम्बरी, इनकी एक निश्चित ऊंचाई है, इनका एक निश्चित बाल की साइज है। अब हमारी प्रकृति को चाहिए था, हमारे देश को, हमारे साइंस को चाहिए था कि इसमें ये छोटी हो जाए तो गिरे ना, 20 जाने के बजाय 80 दाने आ जाए। तो उसके सदस्य ऐसे घासों से जीन्स लिए गए जो गेहूं के सदस्य थे, उन जीन्स से क्रॉस किया गया। हमारी ऊंची प्रजातियां बोनी हो गई और 20 दाने के 80 दाने होने लगे। लेकिन क्या अब जो उससे जो बीज बना, उस बीज में एक चारे के लक्षण थे। क्या एक गाय जो एंजाइम, जो अपने पेट के अंदर पदार्थ चारे को पचाने के लिए तैयार करती है, क्या एक इंसान उन एंजाइम को तैयार कर पाएगा? क्या हम उस गेहूं को पचा पाएंगे जिसके अंदर चारे के लक्षण हैं? ये एक बहुत बड़ा विषय था। गेहूं के पहले, जैसे सामान्यतः बात है, गेहूं के पहले हमारे यहाँ जो मिलेट्स थे, मिलेट्स मतलब हमारे मोटे खाद्यान्न, आपके ज्वार, बक्का, बाजरा, रागी, समवा, कोदो, कुटकी, राग और ऐसे भी बहुत से ये सब पचाने की क्षमता एक इंसान के तौर पर हमारे अंदर थी। हमारे बुजुर्ग इसको उपयोग करते थे। ये जैसे ये गेहूं है, ये गेहूं सालों में 2, 4, 10 बार बनता था। ये मैंने अपने दादाजी के मुंह से सुन लिया है कि कोई मेहमान आएगा तभी गेहूं का खाना बनेगा, रोटी बनेगी। तो ये कारण ही ये थे कि इनकी उपलब्धता कम थी। पुरातन गेहूं जंगलों से, तराई क्षेत्रों से कलेक्ट किए जाते थे, साल भर के उपयोग के लिए अलग से बनाए जाते थे, इनकी खेती नहीं हो रही थी। अब आज जितने भी बीज हैं वो हाइब्रिड बनाने के लिए सभी में संकरीकरण हो रहा है। जैसी अभी आपसे बात हुई थी गायों के बारे में, होलिस्टन और फ्रीजन गाय के अंदर हमें सुअर के जीन्स मिलाकर एक ऐसी गाय खड़ी कर दी गई है जो गाय के सदस्य तो है, गाय नहीं है।
और जिसके कारण मैंने अभी आपको बताया, हमारी देसी गाय उतना ही दूध देती जितना एक बछड़ा पचा सकता है। जी जी हमारी होलिस्टन गाय 10 बछड़ों को पिलाने बराबर दूध देती। असंतुलन है जी जी ये प्राकृतिक नहीं है। जी हर माँ के अंदर दूध उतना होता है जितना उतने उसके एक बच्चे के लिए जरूरत है, जी लेकिन 10 बच्चों के बराबर दूध हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है। मैं इस जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें आपके बीटी कॉटन या बीटी बैगन आ रहे हैं, इन सब का मैं विरोधी हूँ। जी क्योंकि जिस दिन आप सीडलेस कोई फल खाएंगे, जी मतलब जिस फल के अंदर अपनी अगली संतति, अगली पौधा बनाने की क्षमता नहीं है, आप पर और आपकी आने वाली संततियों पर उसका कितना गंभीर परिणाम होगा आप सोच सकते हैं। भैया, जैसे आपने हमें जीन्स के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक खेती होती है और जो प्राकृतिक बीज होते हैं, उनका इफेक्ट किसान की जो स्वास्थ्य, ह्यूमिडिटी, इस पर भी कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल। जो प्राकृतिक बीज हैं, जो कि पुरातन समय से चले आ रहे हैं, उनके साथ में सहचर जीवन हमारे उपभोक्ता ने कह लें या हमने, मानव शरीर ने एक कनेक्टिविटी बना ली है, उन्हें हमें पचाना। लेकिन जो नए बीज आ रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों के साथ में संकरीकरण करके बनाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी भोजन पद्धति, हमारी पाचन क्रिया, इसके साथ में कनेक्टिविटी नहीं बना पाते, और इसके कारण नई नई बीमारियों का उत्पादन और सृजन हो रहा है। इसलिए जैसे आज हम पुरातन बीज की बात करें, मेरे पास गेहूं के लगभग 8 से 9 किस्में हैं। बंसी, खपली, तिजारी, सोना मोती, ग्वाला, ये सभी बढ़ने वाली वैरायटियां हैं। इनकी हाइट ज़्यादा होती है, इनका उत्पादन निश्चित है। जो प्रकृति कहती है 8 से लेकर 12-13 कुंटल प्रति एकड़ तक इनका उत्पादन होता है। चनों की बात करें, मलीदा चना, काटा चना, हरा चना, पीला चना, काला चना, ये सारे प्राकृतिक वही बीज हैं। अभी इन पर कोई अनुसंधान नहीं हुआ, तो हमारा उद्देश्य भी ये है कि जब तक अनुसंधान होकर ये संकरीकृत होकर वापस बाजार में आए, उसके पहले हम इनके बीज बैंक बना लें। और हमारी एक बहुत अच्छी बड़ी कम्युनिटी है जो बीज बैंक के ऊपर काम कर रही। बहुत सारे अच्छे किसान हैं जो हम लोग एक दूसरे से पुरातन बीजों को एक्सचेंज करते हैं और इस पे काम कर रहे हैं। जी जी और इन्हें संरक्षित भी कर रहे हैं। जी जी। तो सर, जैसे आपने जिम्स के विषय में बताया, तो कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की जाती है, इसमें जो हमारे प्राकृतिक बीज है, उनकी भागीदारी कितनी है? इस पर काम होना अभी बाकी है। हमने तो अभी हमारे खेत पर जितने प्रकार की किस्में हो रही हैं, उनके लगभग सभी के पुरातन बीज इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अभी कुछ किसान भाइयों के पास में ये पहुंच नहीं पा रहे। वो जैविक खेती वाली विधा पर पहुंच तो गए हैं, लेकिन बीज उनके पास में वो नहीं है जो कि जैविक खेती के लिए उचित हैं। क्योंकि बीज भी अपना एक जेनेटिक मेमोरी तैयार करता है। जिस गन्ने के पौधे को या गेहूं के पौधे को कल तक या पिछले साल तक खाद उसके बाजू में ला के दिया गया हो, उसके अंदर वो वाली ताकत खत्म हो जाती कि वो अपने लिए खाद तैयार करे। भोजन लेने की क्षमता, मतलब अपनी ताकत से जमीन से भोजन उठाने की क्षमता, उसमें जिसको यूरिया डीएपी देकर उसके मुंह के पास रख के भोजन कराया गया हो, उसके अंदर वो क्षमता कम हो जाती है कि वो जमीन से अपना भोजन उठाए। तो जब हम जैविक खेती कर रहे हैं तो इसके लिए निश्चित है कि हमारे बीज भी वह हों जिनके अंदर ये क्षमताएं बाकी हों कि वो अपने मतलब का जो तत्व हैं, जो जमीन से ऑर्गेनिक कार्बन के माध्यम से, बैक्टीरिया के माध्यम से उसे उठाना है, वो क्षमता उसके अंदर बची रहे। सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे जो कुशल मंगल जैविक कृषि फार्म के संचालक राकेश दुबे जी ने हमें जीन्स के से संबंधित जानकारी दी, और कहीं ना कहीं जो जैविक खेती कर रहे हैं उनके पास में प्राकृतिक के जो बीज हैं वह होना चाहिए, और इससे अधिक आमदनी और अधिक गुणवत्ता युक्त फसल तैयार भी की जा सकती है, और जैविक खेती अच्छी तरीके से की भी जा सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।